नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कपिल सिब्बल को इसका अंदाजा तो नहीं था कि ऐसा उनके साथ हो जाएगा। अब यह स्वाभाविक सवाल है कि हुआ क्या, तो उस पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि उन्हें झटका तो दोहरा लगा है। अच्छा, इससे अलग कहानी जो है वो प्रशांत भूषण की भी नहीं है। वो भी बड़े अभियानी हैं। तो उनके अभियान का क्या हुआ जिसने उन्हें जो है सन्नाटे में डाल दिया? और योगेंद्र यादव, ये तो एक समय में आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, फिर इन्होंने और प्रशांत भूषण ने मिलकर स्वराज पार्टी बनाई, लेकिन आजकल फुल टाइम सब कांग्रेसी हो गए। तो ये जो गुड़ा भाग बता रहे हैं, उस गुड़ा भाग बताने के बाद में भी कहां पेच फंसा, जिसके कारण इनके भी होश उड़े हैं। और रवीश कुमार, जो इस समय तमाम अभियानियों के अभियानी बने हैं, वो मीडिया पर लेकर कुछ कह रहे हैं। तो क्यों कह रहे हैं अभी, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन शुरुआत कपिल सिब्बल से करते हैं। वैसे तो इसमें फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी आती है, लेकिन उनको हम लोग बाद में लेते हैं। पहले कपिल सिब्बल। देखिए, कपिल सिब्बल एक तो पहुंच गए विपक्षी एका का जो बैठक हो रहा था, जिस होटल में 12-12 हजार रुपए के कमरे हैं और 45-4500 रुपए की थाली है और न मालूम क्या क्या है। अच्छा, ये वहां ये पहुंच जाते हैं, बुलाया इनको जाता नहीं है, कांग्रेस की भवें तन जाती हैं। स्थिति ये हो जाती है कि अखिलेश यादव और सुप्रिया सूले, इस तरह के जो नेता हैं, वो बीच बचाव करते हैं। अब कपिल सिब्बल ने ये नहीं सोचा होगा कि ऐसा व्यवहार हो जाएगा उनके साथ, क्योंकि जो विपक्षी एका है, उस विपक्षी एका के अलंबरदारों में कपिल सिब्बल भी शुमार हैं। हाँ, ये अलग बात है कि G23 में शामिल होकर उन्होंने आला कमान, जो कांग्रेस का आला कमान है, उसके नेतृत्व पर और उस पर सवाल खड़ा किया था। अब ये सवाल इतना नागवार गुजरा, वो जो पूरी कोठरी है उसे, कि कपिल सिब्बल जब पहुंचे तो केसी वेणुगोपाल चले गए उद्धव ठाकरे के पास शिकायत करने की, ये कैसे आ गए। अब क्या ही कीजिएगा आप, कपिल सिब्बल साहब तो सबके वकील हैं। तो ऐसे में वो जिनके वो पैरोकार हैं, वो सब बीच बचाव में आ गए। मगर ये स्थिति होगी, इसके बारे में तो नहीं सोचे रहे होंगे। अच्छा, ये तो हुई बात सियासत की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट में बड़ी लंबी लंबी तकरीरें रखी गई कपिल सिब्बल की तरफ से। पहले 2.5 रोज सारी तकरीरें जो रखी रहे, हरीश साल्वे ने 1 मिनट में ध्वस्त कर दिया और बता दिया कि ये जो 370 है वो राष्ट्रपति उसके लिए सक्षम है हटाने के। वो संविधान सभा जैसा कोई मसला नहीं है कि वो आएगी तभी कुछ होगा। और उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि कनकरेंस और रिकमेंडेशन में फर्क होता है। कपिल सिब्बल साहब बड़े वकील हैं, वो इस बात को समझते होंगे, लेकिन अब आर्ग्यूमेंट करना है तो करना है। तो ये 370 वाले मामले पर भी बैकफुट पर है इस समय वो पक्षकार जो इस पक्ष में रहे कि 370 को नहीं हटाया जा सकता। उसी में प्रशांत भूषण भी है, तो उनकी भी आप एक तरह से कहें कि हवाइयां उड़ी हुई हैं। और ईडी को लेकर तो जो उनकी मुहिम थी वो औंधे मुगिरी पड़ी है। अभी अडानी मिल गए हैं, यानी वो जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के बहाने उड़ा जा रहा है। लेकिन अब कितना उड़ पाएंगे, क्योंकि गौतम अडानी ने तो ट्वीट करके बता ही दिया कि वो रिसाइकिल हो रहा है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का। लेकिन इसमें बड़ी चीज ये है कि कपिल सिब्बल हो, प्रशांत भूषण हो या योगेंद्र यादव हो, और उसमें रवीश कुमार को भी शामिल कर लीजिए, इन लोगों को बड़ी आशा रही मुंबई की उस बैठक से जो संपन्न हुई 31 और 1 को। लेकिन उस बैठक में वैसा कुछ कंक्रीट निकला नहीं, कुछ तो बना ही नहीं पाए। और आप जो कोऑर्डिनेशन कमेटी वगैरह बनाए, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में कोई खास दम नहीं है। और वो कोऑर्डिनेशन कमेटी कुछ ऐसा कर पाए जिससे जो 28 दल हैं उनके जो उनका जो संगठन है उसमें कोई उत्साह पैदा हो पाए, इस तरह का भी कोई कैरिस्मेटिक लीडर तो उसमें है नहीं। सबसे बड़ी चीज यह है कि वहां जुटे और वो जो पूरा हाइप क्रिएट किया गया, उस हाइप में 2 चीजें बड़ी गड़बड़ हो गई।
एक तो ये कि उन्होंने कहा कि साहब हम गरीब गुरबा हैं, अब गरीब गुरबा के फेरे में ये फंस गए। अब ग्रांड हयात 5 सितारा होटल, बताइए, जहां लाखों के कमरे हैं, यानी कि बुकिंग जिसका 3-4 लाख है कमरों का, वहां आप मीटिंग कर रहे हैं। तो अब कौन गरीब गुरबा है? वो ठीक ही कहते हैं नरेंद्र मोदी। भाई देखिए, गरीब गुरबा को तो वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहां तो स्थिति ही दूसरी है। और दूसरा, अंदर खटपट बहुत है, सीट शेयरिंग वगैरह कुछ हो नहीं पा रही। ममता दीदी अलग नाराज हैं, नीतीश कुमार तो बेंगलोर से ही नाराज हो गए थे, हालांकि कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम लोग कोई नाराज नहीं है, लेकिन जो सुगबुगाहट है वो ये बता रही है कि नीतीश कुमार बड़े असहज। लालू प्रसाद यादव पहले ही राहुल गांधी के सिर पर सेहरा रख चुके हैं, वो तो पटना में ही रख दिए थे, तो अब उनके सिर पर पटना में सेहरा रख दिए, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल उससे खुश होंगे? तो ये जो खटपट है, ये खटपट उन 450 सीटों पर मामला ठीक नहीं करने दे रही है, जिसके लिए ये लोग जुटे कि हम साझा उम्मीदवार उतारेंगे। अभी आप देखिए कि आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे राज्य में, और अब जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव लड़ेंगे कांग्रेस के खिलाफ। भाई स्टेट में आप खिलाफ लड़ेंगे, और फिर 24 में कैसे सीट शेयरिंग हो जाएगी? इसीलिए कह रहे हैं कि जहां तक संभव होगा सीट शेयरिंग कर लिया जाएगा। ये जो आप देखिए कि गडमड वाली स्थिति है, उसने इन सब लोगों को सदमे में डाल दिया है। योगेंद्र यादव बड़ा लंबा चौड़ा जो है गुड़ा भाग बता रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन होगा नहीं, अगर बहन जी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनती हैं, तो 75 सीट भाजपा वैसे जीत रही है। बिहार में यह महागठबंधन तो बना है, लेकिन जदयू का जो वोटर है वो महागठबंधन के साथ है, इस बात में संशय बना हुआ है। तो इसलिए वहां भी 10-1 सीट पा जाए महागठबंधन तो बहुत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव त्रिकोणीय होगा, चूंकि टीएमसी के खिलाफ लड़ेगी वाम, तो जब त्रिकोणीय चुनाव होगा तो भाजपा को वहां नुकसान का होने जा रहा है। वो तो जो उसको 18-19 सीटें मिली थी वो अपनी सीटें वैसे ही बचा लेगी। तो उत्तर प्रदेश में वो 75 सीटें पा जाएगी, 30 सीटें पा रही है वो बिहार में, और 18-19 सीटें जो उसको मिली थी वो पश्चिम बंगाल में वो गेन कर लेगी। तो उसको लॉस कहां पे हो रहा है? हाँ, लॉस आप कह सकते हैं कि बिहार में 9 सीटों का हुआ, क्योंकि 39 सीटें जीती थी, तो यहां फिर उसने 15 सीटें गेन भी तो कर ली। उत्तर प्रदेश में 10 सीटें, 9 का नुकसान हुआ, 10 सीटें यहां गेन कर लिया उन्होंने। तो ये जो गणित बताया जा रहा है, दरअसल गणित बताने वाले ही खुद परेशान है कि ये गणित बैठेगा कहां से। महाराष्ट्र में तो जो स्थिति है उसमें भाजपा फिर 42 पा जाएगी, 41। तो नुकसान कहां हो रहा है ये बता पाने में अभी सेफोलॉजिस्ट जो है वो परेशान है। वो जातीय कैलकुलेशन पर भिड़े हुए हैं, लेकिन जो केमिस्ट्री नरेंद्र मोदी ने बदल दी है उस केमिस्ट्री पे बात नहीं हो रही। ऐसे ही 2018-19 में भी बात नहीं हो रही थी। तो इसलिए ये योगेंद्र यादव सरीखे जो सेफोलॉजिस्ट हैं वो हर बार फेल हो जा रहे हैं। अभी फिर वो सेफोलॉजी लगाए हुए हैं, लेकिन वो जान रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री से पढ़ पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन माहौल बनाया जा रहा है। वैसे ही जैसे रवीश कुमार जुटे हुए हैं, क्या माहौल बना रहे हैं? नीतीश कुमार ने कहा कि हम मीडिया को आजाद कर देंगे। क्या बिहार में मीडिया आजाद है? अभी वहां एक जो है पत्रकार, उनका असामयिक निधन हुआ, कैसे हो गया? क्या छत्तीसगढ़ में मीडिया आजाद है? वहां एक फैक्ट फाइंडिंग टीम गई थी वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सौरभ की अगुवाई में। बताइए कितना आजाद है वहां मीडिया। फिर अरविंद केजरीवाल का मामला तो एकदम ताजा ताजा है। टाइम्स नाउ नव भारत की जो महिला पत्रकार रहे उनको किस तरह से इन्होंने पंजाब में एक मामले में फंसा दिया। अब खबर लिख दीजिए, आप खबर लीजिए फिर देखिए। एक वरिष्ठ पत्रकार
जिन्होंने ट्वीट किया था, ये 2-3 साल पहले की बात है, उनके ट्वीट से नाराज होकर अरविंद केजरीवाल ने, नाम उनका लेना ठीक नहीं रहेगा लेकिन वो बड़े भारी पत्रकार हैं, उनका ट्वीट से अरविंद केजरीवाल नाराज हो गए और बाद में फिर उनको उस बड़े समूह से नौकरी छोड़नी पड़ी। तो वो समूह प्रिंट मीडिया का था, अब फिर वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शिफ्ट हो गए। तो ये प्रेस की आजादी है, ये प्रेस का फ्रीडम है। यानी जो जहां सत्ता में है वो चाहता है कि मीडिया उसी की तरह काम करे। बड़ी बात यह है। और जिस गटर की बात कर रहे हैं रवीश कुमार, उनको यह बताना चाहिए कि जब पी चिदम्बरम पर स्टोरी हो रही थी यूपीए के शासनकाल में, और कई लोगों ने की स्टोरी, उस समय ये जिस संस्था में थे वो आप सब जानते ही हैं, वो संस्था क्या कर रही थी। एक और दूसरा, उस संस्था में रहते हुए रवीश कुमार ने कितनी स्टोरी की थी पी चिदम्बरम को लेकर। तब वो जो ये कर रहे थे वो किस तरह के मीडिया के दायरे में आता है। दरअसल ये तमाम चीजें जो है वो उनकी खुद की विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा करती हैं। लेकिन अभी एक माहौल है, जिस माहौल में उनकी अपनी उड़ान है, उस उड़ान पर वो उड़े जा रहे हैं। लेकिन दरअसल ये जो मीडिया को कोसा जा रहा है वो असल में कुंठा है इस बात की कि क्यों नहीं अभियान चलाया जा रहा है। अब अभियान किसके खिलाफ चलाया जाए? मीडिया, दरअसल मेरा यह मानना है कि जब जनता खिलाफ हो जाती है किसी भी सरकार के, तो खुद ब खुद मीडिया जो है वो दिखाने लगती है। लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभी जनता है, ये तो नजर नहीं आ रहा है, और शायद इसीलिए मीडिया भी उस चीज को नहीं दिखा रही है। या मेरा यह कहना है कि मीडिया जनता का जो मोड है वो अभी नरेंद्र मोदी के साथ है। जब खिलाफ हो जाएगा तो वो भी खिलाफ हो जाएगी। बाकी ये मीडिया ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, ये दरअसल जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्हें उस 10 साल के स्वर्णिम काल का याद करना चाहिए जो यूपीए का था। और तब राष्ट्रपति भवन में प्रणव राय की अगुवाई वाले एनडीटीवी का कार्यक्रम होता है। तब यह सवाल उठता है कौन किसकी गोद में बैठा था। तो अभी हो क्या रहा है कि दरअसल जो 3-4 एजेंडा चलाया गया था, जिसमें मणिपुर रहा, 370 रहा, फिर ये मीडिया की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा देना, और फिर ये कि हम लोग मिलजुल कर 450 सीटों पर एक मोर्चा बना लेंगे, वो तमाम चीजें ध्वस्त होती दिखाई दे रही हैं। यही वजह है कि सब अब खिजलाए हुए हैं और आरोप जो है वो किसी न किसी तरीके से मीडिया पर लगा दिया जाए, किसी न किसी तरीके से किसी और पर लगा दिया जाए। ये जो अभी है वो दरअसल कुंठा दिखा रहा है उन लोगों की जो खुद को अब बड़े असहज महसूस कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी की अपनी लहर है उसके आगे। ये दरअसल उसी सब का अभिव्यक्ति है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।